साइंस, और जिसके अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु की स्टडी कर रहे थे, और जिसे इंग्लिश के अंदर कहा जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे रासायनिक संयोजन के नियम, जिसके अंदर हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, उसके बाद में बच्चों हमने देखा था परमाणु जो क्या होता है, एक अविभाजित कण होता है। उसके बाद में बच्चों हमने देखे थे तत्वों के प्रतीक जो दिए थे ब्रेजिलियस ने, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन है, इस तरीके से हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन सब के प्रतीक देखे थे। उसके बाद में बच्चों हमने पढ़े थे अणु, जो क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और इसके अंदर भी बच्चों हमने एक परमाणु अणु है, द्विपरमाणु अणु और त्रिपरमाणु अणु या फिर बहुपरमाणु अणु क्या होते हैं ये देखा था। फिर बच्चों हमने आयंस पढ़े थे, जो क्या होते हैं, आवेशित परमाणु का समूह होता है। उसके अंदर भी बच्चों हमने धनायन और ऋणायन की स्टडी करी थी। और फिर बच्चों हमने परमाणु द्रव्यमान या फिर इसे हम परमाणु भार भी कह सकते हैं, और हमने आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार भी कह सकते हैं, इनकी स्टडी करी थी। और इसी के साथ बच्चों हमने मोल संकल्पना पढ़ी थी, जिसपे हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके भी देखा था। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट 4 के अंदर अभ्यास प्रश्न है उनको सोल्व करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। यानी इसके अंदर हमें ये कहा गया है कि ऑक्सीजन और बोरॉन युक्त यौगिक है जिसका द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.24 ग्राम, और इसके अंदर बच्चों बोरॉन का हमें द्रव्यमान दिया गया है 0.096 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.144 ग्राम। और इनके बेस पे हमें क्या करना है, इनकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो, बोरॉन की प्रतिशत मात्रा, यानी जिसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी होती है उसको हम पहले ऊपर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ बोरॉन का द्रव्यमान लिख दिया और बटे में हम लिखेंगे यौगिक का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, यानी क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत में मात्रा ज्ञात करनी है। अब बच्चों दिया गया है यौगिक का कुल द्रव्यमान 0.24 ग्राम और बोरॉन का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.096 ग्राम। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है 0.144 ग्राम। अब बच्चों हमें बोरॉन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोरॉन का द्रव्यमान जो हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है वो रखते हैं 0.096 और बटे में आ जाएगा बच्चों यौगिक का द्रव्यमान जो हमें दिया गया है 0.24 ग्राम और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब बच्चों जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 24 4 जा होता है 96 और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 40%। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान जिसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी होती है उसको फॉर्मूले के अंदर ऊपर लिखा जाता है और बटे में लिखी जाती है यौगिक का द्रव्यमान और इंटू कर दिया 100 से। अब इस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो हमें दिया गया है वो हमने यहाँ लिख दिया 0.144 ग्राम और यौगिक का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.24 और इनटू में 100 है। अब बच्चों जब इसको सोल्व करते हैं ना तो ये पॉइंट्स को हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 1000 और यहाँ पॉइंट्स को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 100 और जब इनको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो आ जाएगी बच्चों 60। क्यों? क्योंकि देखो 24 6 जा होते हैं 144 और इस तरीके से ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो तो हमने ज्ञात कर ली 60% और बोरॉन की मात्रा हमने निकाल ली 40%। और यही हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि बोरॉन और ऑक्सीजन युक्त यौगिक का जो द्रव्यमान हमें दिया गया था वो दिया गया था 0.24 और इसके अंदर हमें बोरॉन की मात्रा दी गई थी और ऑक्सीजन की मात्रा दी गई थी और हमसे प्रतिशत में मात्रा पूछी गई थी। तो इस तरीके से हमने प्रतिशत के अंदर उनकी मात्राएं ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित
करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? यानी बच्चों इसके अंदर हमसे ये पूछा गया है कि 3 ग्राम कार्बन ली और 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और इस तरीके से 11 ग्राम है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब कार्बन की मात्रा तो 3 ग्राम ही है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा उन्होंने कह दिया कि 50 ग्राम दी गई है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो कितने ग्राम प्राप्त होगी हमें? ये किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के। तो बच्चों जब हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे उनमें से पहला नियम तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम बच्चों हमने पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। और बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जो होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के लिए, तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:8, यानी 3 ग्राम तो कार्बन हो गई और 8 ग्राम ऑक्सीजन हो गई, और ये मिलकर क्या बनाती हैं? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। और यही हमसे प्रश्न के अंदर दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा गया है कि अगर कार्बन की मात्रा तो 3 ग्राम ही दी है, लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमें दे दी गई 50 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ही काम में आएगी और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगी, और जो 42 ऑक्सीजन बचेगी ग्राम में वो क्या हो जाएगी? अप्रयुक्त ऑक्सीजन के रूप में बचती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस के अंदर जो हमें नियम पूछा गया है कि जो आपका आंसर आएगा उसमें कौन से नियम है उसका पालन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर स्थिर अनुपात के नियम का पालन किया गया है। क्योंकि बच्चों स्थिर अनुपात का नियम जो प्राउस्ट ने दिया था उसने कहा था कि किसी भी यौगिक में तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित अनुपात के अंदर ही विद्यमान होता है सदैव। तो इस तरीके से इसके अंदर स्थिर अनुपात का नियम लागू हो रहा है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चूंकि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलकर 11 ग्राम CO2 गैस बनाता है, इसलिए 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर वह केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और 11 ग्राम CO2 बनाएगा। शेष 42 ग्राम ऑक्सीजन अप्रयुक्त रूप से बची रहेगी और यह स्थिर अनुपात के नियम के अनुरूप है। क्योंकि देखो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ही कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 3:8 और ये क्या रहता है? स्थिर रहता है। इस रेशो के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था आयन्स, हमने कहा था आवेशित परमाणु का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। और हमने ये भी देखा था कि आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन। धनायनों का जो निर्माण होता है बच्चों, अगर उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो धनायन का निर्माण हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ऋणायन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे धनायन या ऋणायन जिसके अंदर क्या हो, यानी एक से अधिक प्रकार के तत्व के परमाणु है वो मिल जाएं और उनसे जो आयन बनता है वो कहलाता है बच्चों बहुपरमाणुक आयन, या फिर हमें कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु का समूह जिन पे क्या हो, नेट आवेश विद्यमान होता है वो कहलाता है बहुपरमाणुक आयन। तो हम इस तरीके से फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। हमने कहा आवेशित परमाणु का समूह, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। और हमने यही कहा कि आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है बच्चों ऋणायन। अब देखो धनायन का निर्माण हमने बताया किससे होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। और ऋणायन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, ठीक है। अब हो गया कि आवेशित परमाणु का समूह जिसे हम कहते हैं आयन, और आयन के अंदर क्या आ जाएगा? धनायन, जिसका निर्माण होता है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो होता है धनायन का निर्माण, और अगर उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो होता है ऋणायन का निर्माण। और
ऐसे धनायन या ऋणायन का समूह जिसके अंदर क्या हो, एक से अधिक प्रकार के परमाणु से वो मिलकर बने, या हम कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु का समूह जिसपे नेट आवेश विद्यमान हो, वही क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। और जिसके अंदर हम जैसे कहें कि सल्फेट आयन है, फोस्फेट आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हम यहाँ इसका जो आंसर है वो लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, ये देखते हैं। ऐसे धनायन या ऋणायन जो एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो NH4+ यानी अमोनियम आयन, इसी तरीके से जैसे हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, या फोस्फेट आयन है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बहुपरमाणुक आयन के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एक हमसे पूछा गया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, बी हमसे पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड का, और सी हमसे पूछा गया है कॉपर नाइट्रेट का, डी हमसे पूछा गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और ई हमसे पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों हम मैग्नीशियम को इस तरीके से लिखते हैं, मैग्नीशियम +2 और क्लोराइड होता है उसको बच्चों हम लिखते हैं -1 से। अब इनकी जो संयोजकताएं होती हैं उनको हम क्रॉस करके लिख देते हैं। जैसे Cl की संयोजकता है वो तो हम मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे, और मैग्नीशियम की जो संयोजकता है उसको हम Cl के नीचे लिख देते हैं, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान हमें नहीं रखना है। अब बच्चों जैसे ये लिखी हुई है संख्याएं वैसे के वैसे आपको उतार देनी है। जैसे मैग्नीशियम के नीचे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से ये हो गया मैग्नीशियम, और Cl है तो हमने यहाँ Cl लिख दिया, और इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। उसके बाद में बच्चों जैसे कैल्शियम क्लोराइड का हमसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca+2 और क्लोराइड को हम लिखते हैं Cl-1, और वैसे ही करना है हमें। जैसे क्लोरीन की जो संयोजकता है वो हम लिख देंगे कैल्शियम के नीचे, और कैल्शियम की जो संयोजकता है वो हम लिख देंगे क्लोराइड के नीचे। तो इस तरीके से ये हो गया 1, और इस साइड हमने लिख दिया 2, और ऐसे कैसे हमें उतार देना है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, CaCl2। बच्चों ये जो भी रासायनिक सूत्र आपसे पूछे जाएं उसके लिए आपको संयोजकताएं ध्यान रखनी पड़ेंगी और उनके प्रतीक भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैग्नीशियम को हम Mg से शो करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी संयोजकताएं जो हमने +2 लिखी हुई है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको संयोजकताएं या इनके प्रतीक ही ध्यान नहीं होंगे तो आप किस तरीके से सूत्र लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, इसलिए आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो हमने देख लिया, MgCl2 होता है, और कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों CaCl2। नेक्स्ट देखो बच्चों कॉपर नाइट्रेट। तो बच्चों हम कॉपर को लिखते हैं Cu+2 और नाइट्रेट के लिए हम लिखते हैं NO3-1। अब बच्चों इनकी संयोजकताएं वैसे ही हमने क्या करनी है, क्रॉस करके लिखनी है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे CuNO3। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये 2 ऐसा कैसा यहाँ लिख दूंगी तो इसका मतलब ये 3 नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, 32 पढ़ा जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब नंबर हमें दिए गए हों पहले से तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ हम लगा देंगे 2। तो इस तरीके से कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CuNO3 ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं बच्चों Al+3 और क्लोराइड को हम लिखते हैं Cl-1। अब इस तरीके से हम संयोजकताएं वही क्रॉस करके लिखनी है हमें। तो ये हमने लिख दी 1 और यहाँ हम लिख देंगे 3। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा बन जाएगा AlCl3। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों कैल्शियम को हम करते हैं Ca+2 से रिप्रेजेंट और कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3(2)। अब हमें क्या करना है, संयोजकताएं वो क्रॉस करके लिखनी है। 2 लिख दी, इधर भी 2 है, और जब संयोजकताएं समान होती हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, CaCO3।
CO3। और इस तरीके से हमने इनके क्या देख लिए, रासायनिक सूत्र देख लिए। देखो हमने सबसे पहले निकाला मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, MgCl2। उसके बाद में बच्चों कैल्शियम क्लोराइड का पढ़ा हमने CaCl2। नेक्स्ट देखो, जैसे कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया CuNO3 होल ट्वाइस, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है वो बच्चा हमारा हो गया CaCO3। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। यानी जैसे ए हमें दिया गया है बिना भुजा चूना, तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व विद्यमान होंगे ये हमसे पूछा गया है। इसी तरीके से बच्चों बी हमें दिया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसके अंदर भी कौन कौन से तत्व विद्यमान होंगे ये हमसे पूछा गया है। और सी हमें दिया गया है बेकिंग पाउडर, यानी जिसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा, तो इसके अंदर कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं ये हमसे पूछा गया है। और नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम सल्फेट, तो इसके अंदर कौन से तत्व विद्यमान होंगे ये हमसे पूछा है। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। बिना भुजा चूना, तो बच्चों बिना भुजा चूना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे, कैल्शियम और ऑक्सीजन तत्व हैं उनसे मिलकर बना होता है। बी है बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों HBr, यानी ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन से मिलकर बना होता है, और यही हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन और ब्रोमीन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है बच्चों बेकिंग पाउडर, या हम कहते हैं जिसे खाने का सोडा, और या फिर इसे हम बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसे कहा जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NaHCO3। अब बच्चों इसके अंदर देखो सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो इन तत्वों से मिलकर ही क्या बना है, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा बना है। नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों पोटेशियम सल्फेट है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4। पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से ये पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन नामक तत्व हैं उनसे मिलकर बना होता है, और यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। पोटेशियम आ गया, सल्फर आ गया और ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरीके से इनके अंदर जो भी तत्व विद्यमान थी उनको हमने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब बच्चों ये जो मोलर द्रव्यमान है इसको हम अणुभार भी कह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर हम इसे आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो अब हमें ए दिया गया है C2H2 यानी एथाइन, जिसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। और बी हमें दिया गया है सल्फर अणु जिसे हम S8 लिखते हैं, और फॉस्फोरस अणु जिसे हम P4 लिखते हैं। और फॉस्फोरस का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है 31। और बच्चों नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद में है नाइट्रिक अम्ल, जिसके अंदर हमें पूछा गया है मोलर द्रव्यमान, या हम इसे क्या कह सकते हैं, अणुभार भी कह सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एथाइन जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों C2H2, और इसका हमें क्या पूछा गया है, मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यानी जो मोलर द्रव्यमान है या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं, अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है परमाणु भारों का योग। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है तो इसके अंदर हमें कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12 यूनिफाइड, और हाइड्रोजन है उसका होता है 1 यूनिफाइड। अब हमें क्या करना है, परमाणु भारों का योग करना है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है उसके अंदर बच्चों देखो, यानी एक कार्बन का तो कितना है, 12 है, तो 2 कार्बन है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 × 12, और फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि परमाणु भारों का योग है। तो हाइड्रोजन भी कितनी है, 2 हैं, और × 1 आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 26 ग्राम। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों सल्फर अणु का
मोलर द्रव्यमान, तो वही होगा परमाणु भारों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ हमें देखो सल्फर कितने दिए गए हैं, यानी 8 दिए गए हैं, तो हमने यहाँ लिखा 8। अब एक जो सल्फर होता है बच्चों उसका होता है 32 यूनिफाइड, तो इस तरीके से हमने 8 इंटू कर देंगे हम 32, और इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाता है यानी 256 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से सल्फर अणु का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ गया, 256 ग्राम आ गया। नेक्स्ट है बच्चों फॉस्फोरस अणु का। अब बच्चों फॉस्फोरस अणु का है, यानी ये हमें दिया गया है P4 के रूप में, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, और इसके लिए हमने डॉट लगा दी। अब बच्चों आपको क्या करना है, यानी परमाणु भारों का योग करना है, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ फॉस्फोरस अकेला दिया गया है जो P4 के रूप में लिखा जाता है, तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 4, और प्रश्न के अंदर हमें दिया गया था, आपको ध्यान हो तो P का मान यानी फॉस्फोरस का जो परमाणु भार है वो हमें दिया गया था 31, तो हमने यहाँ क्या करा 31 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से बच्चों ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 124 ग्राम। तो ये आ गया इसका फॉस्फोरस अणु का मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट देखो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यानी हाइड्रोजन का तो हमने कितना बताया था आपको, 1 यूनिफाइड बताया था, लेकिन बच्चों जो क्लोरीन होता है वो 2 समस्थानिक जो उसके होते हैं, यानी हम लिखते हैं 17 Cl35 और एक हम लिखते हैं 17 Cl37, और इनका जो परमाणु भार होता है बच्चों वो माना जाता है Cl का, वो होता है 35.5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन परमाणु भारों का योग करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों HCl है उसका मोलर द्रव्यमान है वो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, यानी हाइड्रोजन एक ही है तो हमने लिखा 1, और प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5। तो इस तरीके से बच्चों जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल के अंदर बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि H का, N का और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो क्या होता है। तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और इसके लिए हम कह रहे हैं कि पहले जैसे हमने हाइड्रोजन का तो देख लिया कितना होता है 1 होता है, और नाइट्रोजन है बच्चों उसका होता है 14 यूनिफाइड, और ऑक्सीजन है उसका होता है 16 यूनिफाइड। तो इस तरीके से हम इनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इस तरीके से इनका जो मोलर द्रव्यमान है वो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, यानी रखेंगे हाइड्रोजन का है 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन 3 है तो प्लस में आ जाएगा 3 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना है 16 है, और बच्चों जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 63 ग्राम। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, इनके मोलर द्रव्यमान है वो ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम सबसे पहले जैसे आगे हमारे जो न्यूमेरिकल हैं उनको सोल्व करने के लिए एक फ्लो चार्ट समझते हैं, यानी हमने यहाँ लिखा मोल। ठीक है, अब मोल हमें प्रश्न में ना दिए हों या दिए हुए हों, अगर नहीं दिए तो भी हमें सबसे पहले मोल बनाने ही हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि इजी हो जाएगा। और इससे पहले हम ये देखते हैं, जैसे मान लो ये हो गया आयतन लिखा हमने, और अगर मान लो हमें क्या करना है, मोल दिए गए हैं और हमसे आयतन पूछा गया है, तो हम बच्चों गुणा कर देते हैं 22.4 लीटर से। ठीक है, और अगर हमें प्रश्न के अंदर आयतन दिया गया है और हमसे क्या पूछ ले, मोल पूछ ले, तो हम क्या कर देंगे 22.4 का भाग दे देते हैं। इसी तरीके से बच्चों मान लो हमसे क्या पूछा जाए, यानी अणुओं की संख्या पूछी जाए, तो बच्चों जब अणुओं की संख्या पूछी जाती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से, और N है बच्चों यहाँ आवोगेद्रो संख्या, और उसके बाद में अगर आपको अणुओं की संख्या दी गई है और मोल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इस Na का यानी आवोगेद्रो संख्या है उसका भाग दे देते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर मान लो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके लिए बच्चों
हम यहाँ क्या करते हैं, यानी हमने m लिखा है। इसका मतलब है कि अगर प्रश्न के अंदर, यानी हम इस तरीके से समझेंगे कि m है, इसका मतलब परमाणु भार और या फिर हम दूसरा लिख सकते हैं अणु भार। तो बच्चों अगर मान लो प्रश्न के अंदर हमें परमाणु दिया गया है तो हम गुणा किससे करते हैं, परमाणु भार से करते हैं। और अगर प्रश्न के अंदर हमें अणु लिखा हुआ है तो हम किससे गुणा करते हैं, अणु भार से गुणा करते हैं। और यही हमने यहाँ क्या लिखा है, m लिखा है। उसके बाद में बच्चों मान लो हमें द्रव्यमान दिया गया है और हमसे मोल पूछा गया है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यानी m से भाग देते हैं। m का मतलब है अगर प्रश्न के अंदर हमें परमाणु दिया गया है तो हम परमाणु भार से भाग देते हैं, और अगर प्रश्न में अणु दिया गया है तो हम अणु भार से भाग देते हैं। अब इस फ्लो चार्ट से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, यानी अगर हमें आयतन से मोल बनाने हैं तो हम 22.4 लीटर का भाग दे रहे हैं। अगर हमें अणुओं की संख्या से मोल बना रहे हैं तो हम Na यानी अवोगैड्रो संख्या का भाग दे रहे हैं। और अगर हम क्या कर रहे हैं, यानी द्रव्यमान से मोल बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अगर परमाणु है तो परमाणु भार का भाग दे रहे हैं, और अगर अणु है तो अणु भार का भाग दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा यही है बच्चों कि मोल बनाने के लिए तो सदैव ही भाग दिया जाता है, लेकिन अगर मोल से आयतन बनाना है तो हम गुणा कर रहे हैं 22.4 लीटर से। अगर मोल से अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा कर रहे हैं Na यानी एवोगैड्रो संख्या से। और अगर हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं हम परमाणु है तो परमाणु भार से, और अगर अणु है तो अणु भार से। अब बच्चों ये जो एवोगैड्रो संख्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों इस तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लास्ट में लिखते हैं बच्चों कण। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपको प्रश्न में परमाणु की संख्या पूछी जाती है तो आप लास्ट में लिखते हो परमाणु, और अगर आपसे अणुओं की संख्या पूछी जाती है तो आप लिखते हो अणु, और अगर आपसे आयन्स की संख्या पूछी जाती है तो आप लिख देते हो आयन। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट अगर आपके समझ में आ गया तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, आयतन ग्राम व अणुओं की संख्या से मोल बनाने के लिए सदैव भाग दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। मोल से आयतन ज्ञात करने के लिए 22.4 से गुणा किया जाता है। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अवोगैड्रो संख्या यानी जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ग्राम या फिर भार ज्ञात करने के लिए या हम कहें द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अगर प्रश्न में परमाणु दिया गया हो तो परमाणु भार से, तथा अणु दिया गया हो तो अणु भार से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, यानी हमसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें दिया गया है A बराबर, यानी A जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें दिया गया है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, यानी हमें क्या दिया गया है, यहाँ मोल दिए गए हैं और हमें बनाना क्या है, यानी द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, यानी द्रव्यमान बराबर दिए गए मोल, और अगर आपको प्रश्न में परमाणु दिया गया तो हमने क्या कहा था कि परमाणु भार से गुणा करना है, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे परमाणु भार से गुणा। अब बच्चों देखो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो हमने कितना बताया था आपको, वो हमने बताया था 14 यूनिफाइड होता है। ये U है स्मॉल, 4 नहीं है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसका द्रव्यमान जो ज्ञात करना है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, द्रव्यमान बराबर दिए गए मोल कितने हैं, हमें 1 मोल दिया गया है, इनटू में परमाणु भार कितने हैं 14 है। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाता है 14 ग्राम, यानी 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 14 ग्राम होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, यानी यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, परमाणु ही लिखा गया है। और एल्यूमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, द्रव्यमान बराबर मोल इंटू परमाणु भार। अब बच्चों मोल हमें कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, और
परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। तो इस तरीके से जब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, यानी 4 7 जा कितना होता है 28, तो ये 8 आ गया, और 4 2 जा 8 यानी 10 हो जाएंगे, और इस तरीके से 108 ग्राम है वो आ जाएगा बच्चों एल्यूमिनियम के द्रव्यमान, जिसके मोल हमें दिए गए हैं 4 मोल। नेक्स्ट देखो बच्चों सी, यानी 10 मोल सोडियम सल्फाइड है, इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया है। तो बच्चों ये जो Na2SO3 है का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और इसके लिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो Na2SO3 है यानी सोडियम सल्फाइड है वो क्या है, एक अणु है, और इसका हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अणुभार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसका अणुभार ज्ञात करने के लिए यानी हम परमाणु भार है उनका योग करेंगे, तो इस तरीके से यानी इसका जो अणुभार है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी अणुभार बराबर हम करेंगे, एक सोडियम है उसका तो होता है परमाणु भार 23 यूनिफाइड, और सल्फर का हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 32 यूनिफाइड होता है, और ऑक्सीजन है उसका हमने देखा था 16 यूनिफाइड होता है। और अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें परमाणु भारों का योग करना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा 2 × 23 प्लस 32 और प्लस 3 × 16, और जब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे यानी इस तरीके से 23 2 जा कितना होता है 46 प्लस 32 और प्लस 16 3 जा 48। तो इस तरीके से बच्चों जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाता है 126, और हम इसे ग्राम भी लिख सकते हैं या फिर यूनिफाइड में भी शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों इसका अणुभार। अब हमें ज्ञात करना है Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम फॉर्मूला लिखेंगे, यानी मोल इनटू में अणु भार, क्योंकि ये किसके रूप में है, अणु के रूप में है। तो मोल हमें कितने दिए गए हैं, मोल तो बच्चों हमें दिए गए हैं 10, और अणुभार हमने कितना निकाला 126 निकाला। तो इस तरीके से ये जो Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड है इसका जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो हम ज्ञात कर लेंगे, यानी 1260 ग्राम। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, मोल में परिवर्तित कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करने हैं, यहाँ मोल ज्ञात करने हैं। अब आपको दिया गया क्या है, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अब बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर गैस लिखा हुआ है इसका मतलब ये O2 की फॉर्म में हमें मिलती है। अब एक ऑक्सीजन का हम कह रहे हैं कि परमाणु भार होता है 16 यूनिफाइड, तो बच्चों O2 के रूप में यानी इसका अणु भार आ जाएगा, तो हम इसको कर देंगे 2 × 16, यानी कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें बच्चों क्या ज्ञात करने हैं, यानी मोल ज्ञात करने हैं। तो मोल बराबर क्या आ जाएगा, दिया गया द्रव्यमान और बटे में आ जाएगा क्या आएगा, यानी जो अणु के रूप में है तो अणु भार आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यानी हमें दिया गया कितना है, 12 ग्राम दिया गया है, और अणुभार हमने कितना निकाला 32 निकाला। तो इस तरीके से अगर हम इसको 4 से कट करेंगे तो 4 3 जा 12 है, और 4 8 जा 32, और हम इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाता है 0.375 मोल। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों 20 ग्राम जल हमें दिया गया है और इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करने हैं, मोल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों फॉर्मूला वही होगा, मोल इज इक्वल टू दिए गए ग्राम या फिर हम द्रव्यमान कह सकते हैं, और बटे में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जल भी क्या है, अणु है, अणु भार। अब बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी ये जो जल दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है H2O, इसका हम क्या ज्ञात करते हैं, अणु भार ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 2 × 1 आ गया, और ऑक्सीजन का हम कितना निकालते हैं, यानी 60 हमने देखा था। तो इस तरीके से इसका आ जाएगा 18 यूनिफाइड।
अब बच्चों हमें क्या करना है, यानी जो ग्राम दिए गए हैं उसके अंदर अणुभार का भाग देना है। तो हम यहाँ मोल बराबर क्या लिखेंगे, कितने ग्राम हमें दिया गया है, 20 ग्राम जल हमें दिया गया है और अणुभार हमने निकाला 18। तो इस तरीके से बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 10 जा 20 और 2 9 जा 18, और जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 1.1 मोल, यानी 20 ग्राम जल के अंदर मोल कितने होंगे बच्चों, 1.1 मोल होंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमसे पूछा गया है मोल। तो मोल याद करने के लिए बच्चों हमारा वही फॉर्मूला होगा, मोल इज इक्वल टू दिए गए, यानी क्या दिए गए, हमें ग्राम दिए गए हैं और CO2 अणु के रूप में, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, अणु भार लिखेंगे। अब बच्चों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है CO2 और इसका हम ज्ञात करते हैं अणु भार। तो बच्चों ये देखो कि इसके अंदर एक कार्बन का होता है 12, तो हमने यहाँ लिखा 12 प्लस ऑक्सीजन हमें 2 दी गई है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आता है 44 यूनिफाइड। अब आपको क्या करना है, मोल बनाने हैं। तो इस तरीके से मोल इज इक्वल टू कितने ग्राम दिए गए हैं आपको, 22 ग्राम दिए गए हैं, बटे में कितना आ गया, 44 आ गया। अब बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/2 मोल, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 0.5 मोल, और ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। यानी आपको कुछ चीज़ें बच्चों बेसिक हैं जो आपको टिप्स पे याद रहनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि जल है तो जल का अणुभार आपको ध्यान होना चाहिए कि जल का अणुभार होता है 18। इसी तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होना चाहिए, 44 होता है, जो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे अमोनिया है और उसका फॉर्मूला होता है NH3 और उसका जो अणुभार होता है वो होता है 17। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन है तो उसका जो अणुभार होता है वो होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 28। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं आपको ये भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया है, और जिसके ए ऑप्शन के अंदर देखो क्या दिया गया है हमें, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। यानी जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंदर आपसे परमाणु देकर पूछा गया है या अणु देकर पूछा गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यानी हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू, यानी मोल हमें दिए गए हैं तो ये लिखेंगे मोल, और परमाणु है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, परमाणु भार। ठीक है बच्चों, अब देखो आप, यानी हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब ऑक्सीजन परमाणु के रूप में दिया गया है, और बच्चों जब ऑक्सीजन परमाणु के रूप में होता है तो इसका परमाणु भार होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार हमने देखा था कितना होता है, 16 यूनिफाइड होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम मोल कितने दिए गए हैं, हमें 0.2 मोल दिए गए हैं, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 16 यूनिफाइड। तो हमने यहाँ 16 लिख दिया, और जब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3.2 ग्राम। यानी हम कहेंगे 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में 3.2 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, 0.5 मोल जल अणु में बी के अंदर हमसे पूछा गया है, यानी इसके अंदर कितने द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, जैसे द्रव्यमान इजिकल टू हम लिखेंगे यहाँ जो मोल हमें दिए गए हैं, और जल होता है अणु के रूप में, जिसलिए हम यहाँ लिखेंगे अणु भार। अब बच्चों देखो मोल हमें कितने दिए गए हैं, 0.5 मोल दिए गए हैं, और जल का अणुभार हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना होता है 18। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो जो जल है उसका जो द्रव्यमान है वो आ जाता है बच्चों, वो होगा 18 5 जा 90 होता है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा बच्चों, 9 ग्राम है, वो आ जाएगा जल का द्रव्यमान। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी हमसे क्या पूछा गया है कि सल्फर अणु है उनकी संख्या पूछी गई है। तो बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको मोल नहीं पूछा गया हो तो भी आप प्रश्न को इजी बनाने के लिए पहले क्या करोगे, यानी मोल ज्ञात करोगे। तो इसके अंदर बच्चों हमें क्या दिया गया ये ध्यान रखना है, यानी सल्फर का द्रव्यमान वो हमें दिया गया है कितना, 16
ग्राम दिया गया है। अब बच्चों हमें सल्फर S8 का हमने क्या निकाला था, अणुभार निकाला था, और वो हमने निकाला था बच्चों 8 × 32 यानी 256 यूनिफाइड। अब बच्चों हमें क्या करना है, यानी मोल बनाना है। तो मोल बनाने के लिए बच्चों हम लिखेंगे यानी दिया गया द्रव्यमान और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, अणुभार, क्योंकि S8 अणु के रूप में है तो अणुभार आ जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सल्फर है वो हमें दिया गया है 16 ग्राम और हमने इसका अणुभार निकाला 256। अब बच्चों जब हम इसको कट करते हैं यानी 16 1 जा 16 और बच्चों 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, तो इस तरीके से आ जाएगा 1/16। तो ये तो क्या हो गए, यानी मोल हो गए। अब आपको क्या करना है, यानी अणुओं की संख्या पूछी गई है। तो बच्चों S8 में अणुओं की संख्या, और आपको ध्यान होगा कि जब आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आप किससे गुणा करते हो, एवोगैड्रो संख्या से गुणा करते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे मोल हमें कितने दिए गए हैं, यानी कितने निकाले हमने यहाँ 1/16, और एवोगैड्रो संख्या का मान मैंने आपको पहले भी बताया था कितना होता है 6.022 × 10⁻23। अब बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाता है 0.376 × 10⁻23, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3.76 × 10⁻22 अणु। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी हमने क्या करा, यानी सल्फर का द्रव्यमान तो हमें दिया गया था 16 ग्राम। उसके बाद में यानी सल्फर का जो अणु होता है जो लिखा जाता है S8 के रूप में, उसका अणुभार हमने ज्ञात कर लिया जो कितना आ गया 256 आ गया। उसके बाद में बच्चों मोल बनाने के लिए हमने दिया गया द्रव्यमान और बटे में कर दिया अणुभार, और इस तरीके से हमने मोल निकाल लिए 1/16 मोल। अब बच्चों हमें ज्ञात करनी है अणुओं की संख्या, तो हमने यहाँ मोल लिखे और गुणा कर दिया एवोगैड्रो संख्या जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इनको सोल्व करते हैं बच्चों तो S8 में अणुओं की जो संख्या है वो आ जाती है 3.76 × 10⁻22 अणु, और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी इसके अंदर हमें सबसे पहले अगर मोल नहीं भी पूछे गए हैं तो भी हमें क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करने के लिए पहले मोल बनाएंगे ताकि क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि Al2O3 का द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है बच्चों 0.051 ग्राम। उसके बाद में बच्चों Al2O3 क्या है, अणु है, तो इस तरीके से हम Al2O3 का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखो एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 27, और ऑक्सीजन का आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो होता है 16। तो इस तरीके से यानी Al2 एल्यूमिनियम 2 है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 × 27 प्लस 3 × 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है। और बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 102 ग्राम। उसके बाद में बच्चों या फिर हम इसे यूनिफाइड में भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। अब हम सबसे पहले बनाते हैं मोल, तो मोल बराबर आ जाएगा दिया गया द्रव्यमान और बटे में क्या आ जाएगा अणु भार। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि हमें द्रव्यमान कितना दिया गया है 0.051 दिया गया है और अणुभार हमने निकाला 102। तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.0005 मोल। तो ये आ गए हमारे मोल। अब बच्चों हमें क्या करना है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं Al2O3 में अणुओं की संख्या
ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे मोल इंटू Na यानी एवोगेड्रो संख्या। अब बच्चों मोल हमने कितने निकाले हैं? 0.0005 मोल हैं और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है यानी 0.00311 इंटू 10⁻23 अणु, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसके अंदर हम लिखें 3.011 इंटू 10⁻20 अणु, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यानी Al2O3 इसको जब हम आयनाइज करते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, यानी 2 एल्यूमिनियम +3 और +3 ऑक्सीजन -2 होता है। यानी एल्यूमिनियम आयन कितने हैं? यहाँ 2 हैं और एल्यूमिनियम आयन की संख्या ही हमसे पूछी गई है। तो इस तरीके से बच्चों यानी Al+3 में आयन ये हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ देख लेंगे क्योंकि हमें एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 2 इंटू जो हमने अणु की संख्या ज्ञात करी थी Al2O3 के अंदर वो रखेंगे 3.011 इंटू 10⁻20। और बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻20 और लास्ट में हमको क्या लिखना है? आयन लिखना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? आयन पूछा गया है। तो इस तरीके से बच्चों एल्यूमिनियम आयंस की जो संख्या है वो कितनी आ गई? 6.022 इंटू 10⁻20 आयन। और ये हो गया बच्चों हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास प्रश्न उनको सोल्व करके देखा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इनके ये जो सॉल्यूशन हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।